तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसमें मैं आज लाइव आती हूँ, एक दिन छोड़कर लाइव आती हूँ। और आज मैं फिर से लाइव हूँ और आज स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का, जो आप इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सूनर और लेटर मेरे वीडियोज को जरूर देखते हैं, इसीलिए मुझे लेट होने पर भी वीडियो बनाने में कोई आपत्ति नहीं रहती है। आप लोग लगातार मेरे वीडियोज को इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, वही मेरे लिए अच्छी बात है। एक सेकंड मुझे टाइम देना। और आप लोग लगातार पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज की सुर्खियां जो है हम लोग शुरू करते हैं कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी का सम्मन भेज दिया गया है। और दीपिका पादुकोण जो अभी गोवा में किसी होटल में है, और उनके साथ साथ कई 10-11 और भी बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वकीलों के पास में दौड़ लगाना शुरू कर दी है। और अपने अपने वकीलों के पास में सब लोग दौड़ लगाते घूम रहे हैं। और सबके वकील जो है एक तरह से अपना अपना काम संभाल रहे हैं बॉम्बे में। कुछ लोग गोवा में हैं, कुछ लोग जो है और शहर से बाहर है। लॉकडाउन के बाद में सभी लोग शहर से बाहर चले गए हैं, लेकिन एनसीबी के पास में इतने बड़े बड़े नाम लेने के पहले जरूर वो सबूत है जिन सबूतों के आधार पर एनसीबी जो है पूरा की पूरा जो है नेक्सस, पूरा की पूरा एक तरह से जो गैंग चल रहा है, पूरा की पूरा जो एक तरह से एक षड्यंत्र चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, उसको बिल्कुल खोलने के लिए तैयार है एनसीबी। और एनसीबी के पास में जरूर इतने पुख्ता सबूत होंगे, इतने मजबूत सोर्सेज होंगे, जो एनसीबी सारा अली खान और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स को भी जो बख्श नहीं रहा है, स्टार्स को भी छोड़ने के वो तैयार नहीं है। और लगातार एनसीबी जो है, कल इनकी मैनेजर को बुलाया था, करिश्मा करके कोई मैनेजर है इनकी। उसके बाद में अब दीपिका पादुकोण और कोको क्लब की कहानी में बताया जा रहा है कि कोको क्लब जो है वो सेलिब्रिटीज का अड्डा है, जहां पर जो लोग स्टैब्लिश हो चुके हैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी, जो स्टार्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए हैं, वो जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो है कोको क्लब में जाते हैं। वहां पर हेरोइन, कोकीन जो है परोसी जाती है, बाकायदा हेरोइन और कोकीन परोसी जाती है। और जया शाह जो दीपिका की मैनेजर है, वो एक एडमिन भी है ग्रुप की, जो इन सब में उनकी मदद करती है। और ये जया शाह जो है एक बहुत बड़ा ड्रग एंगल इस मैटर में दिख रही है। और बहुत बड़ा ड्रग एंगल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि सुशांत सिंह की मौत जो है वो ड्रग से ही हुई थी, किसी और वजह से नहीं हुई थी। ये चीजें हमें बता रहा है, ये ड्रग एंगल हमें बता रहा है कि सुशांत सिंह की मौत और किसी वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ड्रग एंगल की वजह से ही हुई थी। और सुशांत जो है वो फंसते चले गए। जैसे कंगना रनावत कहा करती थी कि सुशांत बहुत सीधा लड़का है और वो झुक गया, वो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करते नहीं आया। तो ये बात तो सच है कि सुशांत जो है इन कॉन्स्पिरेसीज का शिकार बन गया। मधु मोंटेना, सैमुअल मिरांडा, उसके बाद में सैमुअल मिरांडा के बाद में करिश्मा, जया शाह, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, शिल्पा शिरोडकर और दिया मिर्जा का नाम भी है। बट दिया मिर्जा इज द ओनली हीरोइन, सिर्फ दिया मिर्जा ही वो स्टार है, सो कॉल्ड स्टार। सब लोग स्टार्स ही कहते हैं हीरोइंस को, पता नहीं क्यों। तो ये दिया मिर्जा ही स्टार है, जिन्होंने ट्विटर पे आके बकायदा रिफ्यूज किया है, उन्होंने डिनाई किया है कि उन्होंने ड्रग नहीं लिया और उन्होंने ड्रग नहीं मंगवाया। और इस तरह से उनका नाम घसीटा जा रहा है। सिर्फ उन्होंने ही ट्विटर पे आकर इस बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, बाकी किसी ने भी अभी तक ट्विटर पे आके या सोशल मीडिया पे आकर या जो भी मीडिया के माइक्स उनको दिखाई दिए या मीडिया वालों ने उनको घेराबंदी की, उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिए। मतलब कि वो लोग जानते हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। बकायदा चैट्स सामने आ रही है, जया शाह ने सब कुछ बताया। क्वान कंपनी की साजिश है ये। क्वान कंपनी जो है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करती है। बहुत सारे जो रिपोर्टर्स है उनका ये भी कहना है कि कौन कंपनी सेलिब्रिटी मैनेज नहीं करती, बल्कि सेलिब्रिटीज को फंसाती है, अपने ऊपर डिपेंड कर लेती है, उनको ड्रग्स की आदतें लगाती है। और कई तरह के फर्जीवाड़े जो है ये कौन कंपनी कर रही है। कई तरह के स्टार्स का टैलेंट मैनेजमेंट तो नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ मैनेज करती है, जैसे ड्रग मैनेजमेंट। आप कह सकते हैं कि कौन कंपनी जो है ड्रग मैनेज करती है। और कौन कंपनी जो है
ड्रग के साथ साथ में गर्ल्स मैनेज करती है, और कौन कंपनी जो है इलीगल एक्टिविटीज को मैनेज करती है, इलीगल शौक मैनेज करती है, और भी बहुत सारी चीजें जो है, तथाकथित चीजें जो है, बहुत सारी चीजें जो इलीगल शौक होते हैं वो कौन कंपनी मैनेज करती है। और रिया को सुशांत के पास, और जया शाह को दीपिका के पास, और भी इस तरह के इनके जो मैनेजर्स होते हैं इनको लगातार जो है स्टार्स के पास भेजा जाता है, ताकि स्टार्स को एडिक्टिव बनाया जा सके, स्टार्स को एडिक्शन बना रहे, स्टार के पास में जो है एडिक्शन से दूर ना रहे, ड्रग्स से स्टार्स दूर ना रहे। और इसी चक्कर में बहुत सारी जो ऐसे बताते हैं कि एक्ट्रेसेस जो है जब वो एक बार ड्रग कर लेती है तो वो डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूशन के लिए हामी भर देती है, ऐसे कोई ना कोई गलत काम करने के लिए इजीली रेडीली अग्री हो जाती है, जो बिना ड्रग के नहीं हो सकता। और इस तरह का पूरा नेक्सस चल रहा है। कोको पार्टी के जो पार्टी का टाइम था 11:30 बजे, तब अमित नाम का एक बंदा आके दीपिका को ड्रग देने वाला था कि अमित के पास में है और हैश चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द नेम्स, हैश चाहिए, माल चाहिए, क्या चाहिए। एक चैनल ने तो ये भी चलाया कि बॉलीवुड का जाल, नशे का जाल, ड्रग्स का जाल, दीपिका मांगे माल। तो ये चीजें सारी निकल के सामने आ रही है कि कौन क्या मांग रहा है, कौन सा माल किसको पसंद है, कौन सा माल किसको पसंद है, दीपिका को क्या पसंद है और श्रद्धा को क्या पसंद है, सारा को क्या पसंद है। सारी ही जानकारी जो है एनसीबी जो है निकाल लेगी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है पूरी जानकारी निकाल लेगी, और पूरी की पूरी जानकारी आपको 1 से 2 दिन में पता चल जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि सभी के खिलाफ, जो इतने बड़े बड़े स्टार्स का नाम लेने के पहले, उनके मैनेजर्स को बुलाने के पहले, सभी स्टार्स की जो है कच्चा चिट्ठा और पूरे सबूत जो है एनसीबी के पास में है, और एनसीबी सारे स्टार्स का जो है कच्चा चिट्ठा अवेलेबल रखती है। उसके बाद ही एनसीबी आगे बात बढ़ाती है, जो कि एनसीबी ने इस मामले में भी किया। एनसीबी के पास में बकायदा सारे सबूत है, एनसीबी के पास में वो सारी चीजें जिसकी एनसीबी जिससे समन भेज सकती है, और आज दीपिका को भी समन भेज दिया। मंगलवार को उनकी मैनेजर को बुलाया था, उसका नाम, मैनेजर का नाम शायद जया शाह ही है। जया शाह के पहले किसको बुलाया था वो मुझे आइडिया नहीं है, करिश्मा थी शायद, करिश्मा थी। अब जया शाह को भी बुला लिया गया आज, और ये एनसीबी के सामने बड़े बड़े नामों का खुलासा हो रहा है। जाहिर है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप की जो एडमिन थी जया शाह थी, जिसमें एक्ट्रेस एन, एक्ट्रेस डी, एन मतलब नम्रता शिरोडकर, एक्ट्रेस डी मतलब दीपिका, और फिर डी मतलब दिया, फिर वो सारे कोडवर्ड्स में नाम थे, और रकुल प्रीत, सैमुअल मिरांडा, मधु मोंटेना, और श्रुति मोदी के लॉयर ने इम्तियाज खत्री का भी नाम लिया है। और इम्तियाज खत्री जो है एक बिल्डर है ऐसा बताते हैं, और इम्तियाज खत्री भी जो है वो भी इस गैंग का हिस्सा है, बहुत बड़ा बिल्डर बताया जाता है इम्तियाज खत्री को। जो श्रुति मोदी के लॉयर, जो श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी, वो भी आई थी डीआरडीओ में, एक बार उसको वापस भगा दिया था क्योंकि वो डीआरडीओ में किसी को कोरोना हो गया था ऐसा बताते हैं। तो उन्होंने भी जो है, लॉयर ने भी इम्तियाज खत्री का नाम लिया था। तो सारा जो ड्रग एंगल सामने आ रहा है, स्टार्स को स्पॉइल किया जाता है, इस क्वान कंपनी द्वारा स्टार्स को स्पॉइल किया जाता है। स्टार्स को जो कास्टिंग काउच और प्रोस्टिट्यूशन में ये फंसाने की साजिश होती है। जो स्टार्स ये सब नहीं करते हैं, खासकर लड़के भी, जो न्यू कमर्स लड़के होते हैं, उनको भी इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस, कास्टिंग काउचेस और इस तरह की प्रोस्टिट्यूशन करने पड़ते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनकी जगह रिप्लेस, ऑब्वियसली बहुत सारा टैलेंट है तो रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, आपके बजाय कोई और आके काम कर लेगा, प्रोस्टिट्यूशन कर लेगा, कास्टिंग काउच कर लेगा, लड़कों के लिए भी ड्रग्स कोई और ले लेगा। ड्रग्स लेना बहुत कंपलसरी है, और इन कंपनियों को ड्रग्स की या ड्रग्स के पैसे देने की जरूरत नहीं होती है स्टार्स को, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टार्स से इतना ज्यादा कमाते हैं, तो पैसों की तो कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। चाहे जितने का ड्रग आ जाए, 20,000 का आ जाए, 50,000 का या 2 लाख तक का भी जो आ जाएगा प्राइस, तो ये क्वान कंपनी जो है इस पूरा जो नाटक चला रही है। एक और चीज समझ में आ रही है कि क्वान कंपनी का जो सीईओ ध्रुव है, वो उसका जो दोस्त है, वो दोस्त जो है सुशांत सिंह का भी वो कॉमन फ्रेंड था। तो इस तरह से जो है बताया जा रहा है कि क्वान कंपनी के द्वारा ये मैनेजर्स, ये रिया सुशांत के पास में और स्टार्स के पास में ये भेजे जाते हैं, और रिया के अकाउंट में द डे सुशांत सिंह पेड क्वान कंपनी 62 लाख जब क्वान कंपनी को सुशांत ने भेजा, उसके अगले दिन रिया के अकाउंट में 22 लाख की एंट्री है। तो क्वान कंपनी का जो ये पूरा
नाटक है, जो पूरा एक इलीगल तूफानी काम चल रहा है, इसकी एनसीबी को पूरी तरह से भनक हो गई थी जब रिया के अकाउंट में 22 लाख की एंट्री देखी थी कि 22 लाख की एंट्री रिया के अकाउंट में किस चीज की है। वो देखते ही क्वान कंपनी, हेलो मुझे थोड़ा सा टाइम देना, आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख के रखिए, मैं बाद में जवाब देती हूँ। मैं आज ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है मुझे लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको बाद में दे दूंगी। तो ये चीज सामने निकल के आ रही है कि ये गर्ल्स मैनेजमेंट और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के नाम पे ड्रग मैनेजमेंट और प्रोस्टिट्यूशन मैनेजमेंट और बहुत सारा मैनेजमेंट जो ये चल रहा है, और कोई भी आकर स्टार कह रहा है सच या झूठ स्टेटमेंट, उसके बोलने से नहीं होगा, उसके बोलने से कुछ सच नहीं होगा, उसके बोलने से कोई स्टेटमेंट झूठ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि एनसीबी जो है वो लगी हुई है बुरी तरह से, जांच में लगी हुई है। तो किसी के बोलने से या किसी के किसी के बोलने से या किसी के बताने से चीजें जो है नहीं होगी। और एनसीबी के पास में पुख्ता सबूत है, कौन से स्टार का कितना शेयर है इस कौन कंपनी में, कौन से स्टार ने जो ये कौन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और कौन कंपनी के साथ में मैनेजर्स के साथ में जितनी चैट्स है, और ये सब कुछ जो है कौन कंपनी के साथ में जितना भी नाटक और फर्जीवाड़ा जो है स्टार्स का, वो एक बताते हैं ना डर्टी पिक्चर जो है सामने आ गई है। और एक डर्टी पिक्चर के चलते दीपिका और श्रद्धा और सारा और लगभग सभी जो है अब पिक्चर में आएंगे, और सभी जो है सभी को कौन कंपनी जो है सभी को लगभग जो भी जुड़े हुए थे स्टार मैनेजमेंट कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो ये सारे सामने आएंगे। और भी जो अनैतिक पार्टियां होती है, जिस तरह की अनैतिक पार्टियां कौन कंपनी कराती है वो ऑब्जेक्शनेबल है। और इस तरह की अनैतिक पार्टियों में जो लड़की आई है जिसकी 2 पिक्चर हो गई, जिसकी 3 पिक्चर हो गई, जो लड़का आया है जिसकी 1 पिक्चर हो गई, जिसकी 2 पिक्चर हो गई, इस तरह के लड़के और इस तरह की लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको पूरा नेक्सस का हिस्सा बनाया जाता है, और उनको मेक श्योर किया जाता है कि वो कौन कंपनी की किसी भी डिमांड पे जो है वो मना ना करे, और कौन कंपनी की सारी डिमांड्स माने। और सारा की सारा जो है जो ये पूरा की पूरा ग्रुप है, इसमें अगर जो नहीं मानता है स्टार या जो नया लड़का या लड़की इनकी बातों को नहीं मानता है और डिनाई कर देता है, तो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है और उसको इसी तरह से जो है परेशान किया जाता है। फिर किसी ना किसी मैनेजर को उसके पास भेजा जाता है, वो मैनेजर उसको ड्रग का एडिक्ट बनाती है, मैनेजर उसको दुनिया भर की चीजें करवाती है। कोई विष कन्या टाइप लड़की भेज दी जाती है जो उसको पूरे उसके जाल में फंसा दे, पूरे कौन कंपनी जो करवाना चाहती है उस तरह के जाल में फंसा दे। इस तरह से विष कन्या भी उनके पास में भेज दी जाती है स्टार्स के पास में। तो इस तरह की जो ये पूरी एक जो पूरी की पूरी साजिश निकल के सामने आ रही है कि तथाकथित मैनेज कंपनी ये क्वान जो है ये पीछे से काफी कुकर्म करवाती है स्टार्स के साथ में। किसी को शौक होता है, कोई मजबूरी में करता है, किसी को मजा आता है, किसी को कांटेक्ट बनाने होते हैं, किसी को और ज्यादा पिक्चर चाहिए होती है। तो ये एक तरीके से कौन कंपनी के थ्रू ये टैलेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट क्या किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज करवाने की आदत जो है कौन कंपनी द्वारा डाली जा रही है। तो ये चीज निकल के सामने आ रही है। उसके बाद बताया कि उद्धव ठाकरे जो है आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बाद में अब एनसीबी महाराष्ट्र की जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है एनसीबी मुंह से निकल गया, एनसीपी को जो है नोटिस भेजा गया है जिसमें सुप्रिया सूले को और शरद पवार को जो है जो डिक्लेरेशन किया था उसके अलावा और प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा देना है। इस पर शरद पवार जी ने कहा कि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब केंद्र सरकार की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बार बार हम लोगों को इस तरह के नोटिस भेजे जाते हैं। इससे पहले भी शरद पवार जी को, सुप्रिया सूले जी को इस तरह के नोटिस आ चुके हैं और आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को भी इस तरह के नोटिस पहले आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कोरोना के बीच में और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में जो है कभी सुशांत का मामला आ जाता है, कभी ड्रग एंगल आ जाता है, कभी बॉलीवुड आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब नेताओं को भी इस तरह से टारगेटेड तरीके से परेशान करने की बात की जा रही है। एक तरह से टारगेटेड लोगों को ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता को नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं, बीजेपी के अलायंस वाली पार्टीज में किसी को भी नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। तो शरद पवार के हिसाब से ये वो कहना चाहते हैं कि बाकी सारे लोग क्या दूध के धुले हुए हैं, जो सिर्फ हम ही लोगों को बार बार जो बीजेपी के अलावा पार्टी बना के बैठे हैं, सिर्फ हम ही लोगों को
ये सारे नोटिस आते हैं, तो क्या बाकी के लोग क्या दूध के धुले हुए हैं, ऐसा शरद पवार जी का मानना है, ऐसा शरद पवार जी का कहना है। बात तो सच भी है कि और भी नेता रहे होंगे, और भी नेता है बीजेपी के महाराष्ट्र में, और भी नेता है दूसरी अलायंस पार्टीज के महाराष्ट्र में, तो सिर्फ एनसीपी के नेताओं को ही क्यों इस तरह के नोटिस बार बार आते हैं। तो इसीलिए शरद पवार जी ने कहा कि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो लोग का मतलब है कि केंद्र सरकार के लोग। आपको पता है कि मोदी जी और उनकी सरकार जो है किस तरह से पार्टीज को, अगर वो उनके साथ नहीं होते तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। या तो आप हमारे साथ हो जाइए, या उनके पीछे बुरी तरह से जो है सारा की सारा टैक्स डिपार्टमेंट जो उनके पीछे लग जाता है, और जो हमेशा ही इस तरह के पत्रकारों को, इस तरह के नेताओं को परेशान किया जाता है। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली या नई खबर तो हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमेशा ही ऐसा हुआ है कि जो मोदी सरकार के साथ में नहीं है, उन मंत्रियों को, उन लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इनकम टैक्स जो है वो रेडी रहता है एक इशारे पे केंद्र सरकार के, वो बुरी तरह से पीछे लग जाता है। चाहे वो कुछ प्रॉपर्टी बेच के आया हो, किसी की मदद से आया हो, या किसी एनजीओ की मदद से आया हो, या जैसे भी पैसा आया हो, तो थोड़ी सी देर में जो है इनकम टैक्स को ऐसी एनसीपी जैसी पार्टीज के पीछे लगने में कोई आपत्ति नहीं होती है। एनसीपी जो है अब उसके जवाब देंगी। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है, और सोची समझी साजिश की तरह एक प्रोपेगेंडा जो बार बार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उठाया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा, एक पूरी सोची समझी चीजें जो है सामने आ रही है, जिसमें सिर्फ शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे मजबूत और ताकतवर नेताओं को ही टारगेट करने की बारी आ रही है, जो डट कर उद्धव ठाकरे जी की सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। खैर, मंगलवार को विपक्ष ने जो है ये बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो वो राज्यसभा का बहिष्कार कर देंगे। क्यों बहिष्कार कर देंगे, इस पर विपक्ष के काफी सांसद जो आए भी, फिर वो वॉकआउट कर गए बाद में, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके काफी ज्यादा गुस्साए हुए नेताओं ने वॉकआउट कर दिया राज्यसभा में आने के बाद में, जिसके बाद में सदन के नेता गुलाम नबी आजाद ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें उन्होंने 3 मांगे बताई है कि हमारी 3 मांगों को पूरा करना चाहिए, और इन 3 मांगों को पूरा न किए जाने पर विपक्ष जो है सदन में नहीं रहेगा, अटेंड नहीं करेगा। उससे मेरे ख्याल से मोदी जी को कोई खास फर्क वैसे भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे वैसे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है, ऐसे भी नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी जो 3 मांगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि एमएसपी को, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है कृषि बिल पे, उसको एमएसपी जो है उसको स्वामीनाथन कमेटी जो हरित क्रांति के समय आई थी, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से एमएसपी को तय करना चाहिए। निजी क्षेत्र के कारोबारी जो है एमएसपी पे अनाज ना खरीद सके, और उनको बढ़ा चढ़ा के प्राइस देना चाहिए। जो निजी सेक्टर के जो कारोबारी है, निजी क्षेत्र के जो कारोबारी है, उनको एमएसपी पे अनाज नहीं देना चाहिए, जबकि उनको अनाज जो है प्राइस से बढ़ा के देना चाहिए। ये शायद गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो 8 नेताओं को आपने निलंबित किया है, बर्खास्त किया है, सस्पेंड किया है, जब रूल बुक फाड़ दी थी डेरेक ओब्रायन ने और माइक तोड़ दिया था हरिवंश राय का, तो उस केस में उन्होंने कहा कि जो रूल बुक फाड़ दी और जिस तरह से आपने 8 नेताओं के विरोध की वजह से 8 नेताओं का आपने निलंबित कर दिया है, उन 8 नेताओं का निलंबन जो है आप रोक दीजिए, उनको संसद में सत्र में आने की उनको अनुमति दीजिए। इस तरह की 3 शर्तें जो है गुलाम नबी आजाद, जो सीनियर मोस्ट नेता है, जिनको हाल ही में कांग्रेस महासचिव की पोस्ट से उनको निकाल दिया सोनिया गांधी ने, उनका ये कहना है। और एक और चीज सामने चौंकाने वाली तो ये है कि विपक्ष कहता रहता है, लेकिन मोदी सरकार जो है नए नए हथकंडे, नई नई ट्रिक्स जो है अपना लेती। कभी वॉल्यूम म्यूट कर दिया है, कभी ध्वनि मत का यूज कर लिया है। विपक्ष अगर कह रहा है तो डिवीजन के आधार पर डेफिनेटली वोटिंग करानी चाहिए। डिवीजन का मतलब है कि हाथ उठाकर कितने लोग सहमत है, कितने लोग सहमत नहीं है, अध्यादेश को पारित करने के लिए या अध्यादेश को बिल बनाने के लिए कितने लोग सहमत नहीं है। इसको लेके बकायदा डिवीजन होना चाहिए, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना चाहिए। और अगर हाथ उठा के नहीं करवा रहे हैं तो एक चिट डालकर होता है, एक मतदान होता है, चिट डालकर सारे के सारे नेता जो विपक्ष के नेता, दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं, उनसे आपको ये पता करना चाहिए था कि वो इसके
कितने लोग इसके फेवर में, उसके बाद ही उसको बिल को आप पारित कर सकते हैं। ऐसा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन मोदी सरकार अपने बहुमत के नशे में ऐसी चूर है कि इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रखती। राज्यसभा में हालांकि बहुमत नहीं है इनके पास में, मोदी सरकार के पास में, लेकिन फिर भी नई नई ट्रिक्स जुटाने में, नए नए नाटक जुटाने में जो हमारी सरकार एकदम एक्सपर्ट की तरह काम करती है और एक्सपर्टीज दिखा भी दी है। आप समझ सकते हैं, आप देख लीजिए सैटरडे और संडे में क्या हुआ, आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार कितनी ज्यादा एक्सपर्ट बन चुकी है ये सारी चीजों में। पिछले 6 सालों में आप देखते हैं कि किस तरह से अन्ना आंदोलन से लेकर तो अभी तक जो सरकार ने एक के बाद एक षड्यंत्र खेले, एक के बाद एक जुगाड़ लगाए, एक के बाद एक ट्रिक बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रिक बनाई जा रही है, कैसे यूपीए सरकार की इमेज को टार्निश किया गया और उसको अलग अलग नाम से सरकार को पुकारा गया। पॉलिसी पैरालिसिस है, तो करप्शन है, तो ये है, तो वो है। और उसके बाद में अब आप देखते हैं कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के प्लान करप्शन और पूरे देश की जो है बैंड बजाने का काम मोदी जी ने कर दिया। अगर मोदी जी का बस चले तो मोदी जी उठा के देश को यूं सौंप दे निजी हाथों में और उसको बुरी तरह से देश को नीलाम कर दे। अगर मोदी जी का बस चले तो देश को नीलामी एक दिन में ही कर दे। वो इतना सारे पॉलिसी और योजनाएं बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है मोदी जी और मोदी जी की पार्टी को चलता चला जाए और बार बार मोदी जी जीत जीत कर आते रहे, बार बार बीजेपी की सरकार बनती रहे और एक तानाशाह टाइप का, शी जिनपिंग टाइप का एक तानाशाह जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट हो जाए और हमारे देश में जो है पूरी तरह से तानाशाह का माहौल छा जाना चाहिए। अमेरिकी दार्शनिक है एक है नोम चोम्स्की के हिसाब से जो है भारतीय लोकतंत्र जो है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो है पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और नोम चोम्स्की ने यह भी कहा है कि उन्होंने मोदी जी की तुलना ट्रंप से कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप से कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति से कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी जो है और इस तरह के जो नेता है और डोनाल्ड ट्रंप टाइप के जो नेता है, इनकी वजह से जो है लोकतंत्र जो है खत्म हो रहा है, लोकतंत्र बचा नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो गया है लोकतंत्र। और जो नोम चोम्स्की है बहुत बड़े बुद्धिजीवी है और बहुत बड़े बुद्धिजीवी होने के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है और जब वो कुछ कहते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स को फॉलो किया जाता है। नोम चोम्स्की जो है एक काफी बड़ी संस्था का हिस्सा है, बहुत बड़े स्पीकर है और उनकी बहुत सारी लोकतंत्र पे और संविधान पे और सिस्टम पे उनकी काफी सारी बुक्स भी प्रकाशित है। आई थिंक 2-3 किताबें उन्होंने इस पर्टिकुलर राजनीति से रिलेटेड उन्होंने प्रकाशित की है। मैं आपको नाम भी बताऊंगी, अगला वीडियो में जरूर उनके ऊपर बनाऊंगी। तो कहने का मतलब है कि जब वो कहते हैं तो सभी लोग उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी बात का मतलब सभी लोग समझते हैं और सभी लोग जो है उनको एक सबसे बड़े बुद्धिजीवी के रूप में लेते हैं। अमेरिकन दार्शनिक है, बहुत बड़े फिलोसोफर है ये, हिंदी में फिलोसोफर कहते हैं, हिंदी में दार्शनिक और इंग्लिश में फिलोसोफर कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में रोजगार खत्म होना, मुसलमान को परेशान करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो पूरा लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, परमाणु बम की वजह से हो रहा है, परमाणु युद्ध की वजह से, और तो और अधिनायकवाद की वजह से होता है, जिसमें एक नेता अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेता है, अपने आप को कानून से बड़ा समझ लेता है, एक नेता अपने आप को जो है सरकार से बड़ा समझ लेता है, अपने संवैधानिक पद से बड़ा समझ लेता है, एक नेता अपने आप को जनता से बड़ा समझ लेता है, उसको अधिनायकवाद कहते हैं। तो इस तरह से नोम चोम्स्की ने जो है मोदी जी के लिए और ट्रंप साहब के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने और भी नेताओं के बारे में बातचीत की, लेकिन उनसे हमारा सरोकार नहीं, हमारा सरोकार हमारे देश से और हमारे देश के जो दावे हैं अमेरिका के साथ दोस्ती से, उनके लिए हमारा सरोकार है, हमारा लेना देना है, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और देखते हैं सरकार कितना विपक्ष की बात सुन सकती है। विपक्ष ने तो ये कहा है कि पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से प्रोपेगेंडा करना, इस तरह से राजनीति करना, अपनी मनमानी करके बिल पास करवा लेना, ये किसी गुंडागर्दी से कम नहीं है। जिसकी चाहे किस्मत बदल देना, जिसकी चाहे बैंड बजा देना, ये सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है और किसी के बस की बाहर की बात है। और अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ दसियों जो है क्राइम, उसके खिलाफ दसियों जो है दुनिया भर की चीजें रातों रात निकल के सामने आ जाती है, जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। संविधान के लिए हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में हम रहते हैं और लोकतंत्र जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार जो है वो अपनी मनमर्जी से, अपनी मर्जी की मालिक है और कभी भी संविधान को हाशिए पर रखकर और मानव अधिकार को हाशिए पर रखकर
और लोकतंत्र को हाशिए पर रखकर ही काम करती है और अपनी मनमानी चलाती है, क्योंकि उनके पास में बहुमत है, उनके पास में जनता का प्यार है। कंगना रनौत जैसे बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के उनको प्यार दे रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए है, क्योंकि कंगना रनौत ने वीडियो बना के जन्मदिन की बधाई दे दी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जो वास्तव में अपने आप में झांसी की रानी है, हालांकि नकली है लेकिन अपने आप में झांसी की रानी है। तो झांसी की रानी ही जब जन्मदिन की बधाई दे देगी मोदी जी को, वीडियो बना करके देश आपसे बहुत प्यार करता है, तो मोदी जी को क्या चाहिए। बड़े बड़े लोग, हालांकि तेजस्वी यादव ने भी अपने ढंग से बधाइयां दी थी, लेकिन जो बधाई देने का तरीका कंगना रनौत ने दिया है, माइंड ब्लोइंग है, फैब्युलस तरीका है। और फिर मोदी जी ने थोड़ी सी रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है ओके ओके, दिल में बोल दिया होगा, कभी रिप्लाई दिया नहीं है। बाकी लोगों को रिप्लाई दिया है, बताया कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी जो है एक अंडर प्ले चल रहा है, तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी। खैर, चीजें सारी अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस तरह से 3 कृषि बिल पास कर दिए गए हैं, तीनों कृषि बिल जो है किसानों को रोड पे लाने के लिए काफी, क्योंकि हमारे यहाँ का किसान गरीब है। हमारे यहाँ का जो किसान है वो कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ का किसान पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं है। और जब पढ़ा लिखा नहीं होता है किसान, जब किसान अपनी खेती को जितनी लागत है उतना भी एमएसपी से वसूल नहीं कर पा रहा है, और फिर निजी क्षेत्र के लोग सिर्फ एक पैन कार्ड दिखा के किसानों के पास आ जाएंगे, तो अब सोचिए कि किसानों की हालत क्या होगी। हरिवंश जी ने मोदी राष्ट्रपति को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं मेरे साथ में बहुत ज्यादा जो है कुछ लोगों ने गलत व्यवहार किया है, तो मैं जो पूरा राजनीतिकरण जो हो रहा है, प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, इसके तहत मैं उपवास रखने वाला हूं, क्योंकि कुछ सांसदों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जबकि हरिवंश राय जी भूल गए कि सुबह सुबह वही घर से चाय लेकर आए थे, पोहा लेकर आए थे, सांसदों को दे रहे थे कि चलिए आप रात भर वहां संसद भवन के प्रांगण में बैठ के आप धरना दे रहे हैं, तो आप ये चाय पीजिए और सब भूलिए, मैं तो स्पीकर उपसभापति अंदर हूं संसद भवन के अंदर, यहाँ तो मैं कुछ मतलब आपका दोस्त जैसा ही हूं, तो आप चाय पी लीजिए। जबकि वही जो है चाय पिला रहे थे सांसदों को, कह रहे थे जो हुआ भूल जाइए, जो हुआ सो भूल जाइए, और ये चाय पीजिए और फलाना ढिमकाना, जो भी दुनिया भर की बातें। लेकिन अब वो जो है उन्होंने मंगलवार को उपवास रखा और उन्होंने इस तरह से एक सेंसिटिव, संवेदना भरा लेटर, एक उन्होंने बिल्कुल इज्जतदार, मतलब इस तरह से कि मतलब सबसे ज्यादा नोबल जो स्पीकर वही है, उनसे पहले ना इतना नोबल स्पीकर कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उनके बारे में काफी ज्यादा कटाक्ष किए थे, उनके बारे में काफी ज्यादा उल्टी बातें कही थी, सीधी बातें कही थी, जो कुछ भी कहा था। अलग अलग न्यूज़पेपर का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो सभी न्यूज़पेपर्स ने कुछ ना कुछ उनके बारे में कहा था। उनकी जो है जो उन्होंने बिल्कुल रातों रात साइन कर दिया, बिना किसी के राय लिए, बिना किसी का मत लिए, बिना किसी का कंसेंट लिए, बिना विपक्ष की बात सुने उन्होंने रातों रात जो साइनिंग कर दी थी, उसको लेके जो है बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्पीकर को इतनी ज्यादा जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, इतनी हबड़दबी नहीं होनी चाहिए। अध्यादेश को या बिल को समझना या पारित करने से पहले विपक्ष की राय लेना और भी दूसरी पार्टियों के नेताओं की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। जबकि हरिवंश राय ने, उन्होंने बहुत ज्यादा, जब दूसरी बार मोदी सरकार की कृपा से स्पीकर बने हुए हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं अभी थोड़े दिन पहले इनका निर्वाचन दोबारा किया गया, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दीबाजी दिखाई। इन्होंने इतनी ज्यादा जल्दीबाजी दिखाई जिसको लेके सारे नेता परेशान थे, हुड़दंग मचा रहे थे, बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाने के साथ साथ नेता जो है अपनी विद्रोह की भावना दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी, विद्रोह की भावनाओं के बावजूद भी उन्होंने लगातार बिना सुने ध्वनि मत के आधार पे अगर आप इतना ऐतिहासिक और इतना हाई क्लास और इतना ज्यादा आप रिफॉर्म की तरह ट्रीट कर रहे थे इस तरह के कानूनों को, किसानों के लिए 3 कानून थे जिसको आप रिफॉर्म की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो इन रिफॉर्म्स की तरह ट्रीट करने वाले कानूनों को इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी पास कराने के लिए, अगर वास्तव में ये रिफॉर्म है तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रिफॉर्म्स होते वास्तव में, तो इतने जल्दी मोदी सरकार रिफॉर्म्स लाने के मूड में नहीं थी और किसानों को फायदा देने के मूड में नहीं थी। जबकि मोदी सरकार को यह भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ के कितने कृषक जो है, हमारे यहाँ कृषि मंत्रालय को भी ये पता नहीं कि हमारे यहाँ के कितने कृषकों ने आत्महत्या कर दी। मैं आपको बता दूं कि 48,000 किसानों ने 2019 में आत्महत्या कर दी। 48,000 मतलब लगभग 50,000 के आसपास अगर किसानों ने आत्महत्या कर दी, तो उसके आंकड़े मोदी सरकार के पास होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। बहुत सारे मजदूरों ने रोड पे आत्महत्या कर दी, बहुत सारे मजदूरों ने डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में एटीएम के सामने लग के अपनी जान दे दी। उसके बाद में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों की
मृत्यु हो गई, लेकिन मोदी सरकार के पास में किसी भी चीज का आंकड़ा नहीं है। मोदी सरकार के पास तो ये भी आंकड़ा नहीं है कितने वर्कर्स, कितने कोरोना वॉरियर्स जो है कोरोना के पेशेंट्स की देखरेख करते करते मर गए, इसका आंकड़ा भी सरकार के पास में नहीं है। तो सीए एनआरसी के तहत आप कैसे लोगों को इंडिया में लाएंगे और आप कैसे उनके मम्मी डैडी के और उनके खानदान वालों का आप कैसे आप गणना रखेंगे, कैसे आप उनके बारे में डेटा रखेंगे जब आपको आपके देश का ही डेटा पता नहीं है, आपको आपके घर का ही डेटा पता नहीं है, पड़ोसी के घर का डेटा आप कैसे करने जाओगे। आपको जब ये नहीं पता कि आपके घर में कौन सी चीज कौन सी जगह पे रखी हुई है, तो आप पड़ोसी के घर पे जाकर कैसे पता लगाएंगे कि पड़ोसी जो है कौन सी चीज को कहाँ रखता है। तो खैर ये तो बात हो गई, लेकिन मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड जो गौतम अडानी जी है, उनकी कंपनी का जो अडानी की कंपनी है, अडानी ग्लोबल पीटीई करके एक कंपनी है, अडानी ग्लोबल पीटीई कंपनी पर एक उनका नाम आ रहा है फर्जीवाड़े में, और टैक्स 7 देशों से जुड़े हुए हैं वो, मतलब उनकी जो अडानी ग्लोबल पीटीई है वो फर्जी कंपनी है। टैक्स 7 देश वो होते हैं जहां पर आपका इलीगल पैसा या आपका टैक्स को बचा के पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई कंपनी खोल सकते हैं या कोई लैंड खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो अमेरिका की फिनसन नाम की एक जो इंटरनेशनल क्राइम्स देखती है, इंटरनेशनल वित्तीय गड़बड़ियां देखती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइम्स देखती है, तो फिनसन के हिसाब से अडानी कंपनी के अलावा भी इंडिया की बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियां की है। और टैक्स हेवन कंट्रीज जो होती है, हेवन कंट्रीज में जैसे स्विस बैंक होता है और सिंगापुर है और भी बहुत सारी देश हैं जिनको हेवन करके नाम दिया जाता है, जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है। उन देशों के साथ में अडानी ग्लोबल पीटी का नाम दिखाया जा रहा है, फिनक्स ने बताया है, फिनसन वित्तीय कंपनी है, फिनसन वित्तीय कंपनी के हिसाब से ये जो है बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अडानी कंपनी के जो गौतम अडानी साहब है और उनको लेकर मोदी सरकार का सपोर्ट पूरी तरह से है। टैक्स चोरी हुआ है, क्या हुआ है आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो अभी क्योंकि स्मोक आया है तो फायर भी थोड़ी दिनों में सामने आएगी। तो फिनक्स ने ये बताया है, उसका वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन जो फिनसन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ग्लोबल पीटी कंपनी के बारे में बात सामने आ रही है, और भी दूसरी कंपनियां, धीरे धीरे सारी कंपनियां सामने आएगी। और जो एक मैं बताना चाह रही थी आपको कि कई फार्मर्स जो है वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो लोग किसानों की तारीफ कर रहे थे वही लोग फार्मर बने हुए हैं, क्योंकि जो मैजिक न्यूज एजेंसीज है ANI और भी कुछ न्यूज एजेंसीज है जो पैसा लेकर डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये जो किसान बिल है इसके लिए तो सारे देश में आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, MP में भी अब आप देख रहे हैं, कर्नाटक में आपने देखा कि चिटूनी के नेतृत्व में सारे किसान जो धरना दे रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, दुनिया भर का भूख हड़ताल कर रहे हैं, चिल्ला चोट कर रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, और किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, इस तरह के नारे और भी कई सारे नारे आप लोग देख सकते हैं। नारों से मतलब नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जो किसान इतने ज्यादा विद्रोही है, इतने ज्यादा परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपनी आमदनी को लेके इतने ज्यादा परेशान हैं किसान, उस बीच में कुछ न्यूज एजेंसीज जो है फर्जी किसान बना देती है। ये फर्जी किसान वही होते हैं जो इंडस्ट्री रिलेटेड बिल आते हैं तो ये बोलने लगते हैं। ये फर्जी किसान वही है जो कभी किसान का गेटअप ले लेते हैं, कभी ये डिमोनेटाइजेशन के सामने के समय पे बड़े कोई छोटे मोटे व्यापारी का, कोई टपरी वाले का गेटअप ले लेते हैं, दुकानदार का गेटअप ले लेते हैं, इसका गेटअप उसका गेटअप, मतलब जो बिल आया उसका गेटअप ये लोग ले लेते हैं। तो अभी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस के तहत समझ में आ रहा है कि एक ही पेड़ के पीछे 100 किसान या 5 किसान या 10 किसान बिठा के उनका फोटो लेकर ये बताना कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा काम इसलिए किया है क्योंकि मोदी सरकार जो है, मोदी जी को किसानों की संवेदना और किसानों की दयनीय दशा पे तरस आता है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। लेकिन देश जो है, विपक्ष जो है, उनको समझ नहीं पा रहा है, जबकि विपक्ष खुद इस तरह का अध्यादेश लाने वाली थी और इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पूरी एजेंसी है, जो पूरी मैजिक एजेंसीज है, मैजिक न्यूज एजेंसीज है, जिस तरह के फर्जीवाड़े हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नजर में आ जाते हैं और फिर ज्यादा दिन तक नहीं चलते। कभी इंडस्ट्रियल बन जाते हैं, वही बंदा किसान बन गया है, फिर वही बंदा मछुआरा बन गया है, फिर वही बंदा मत्स्य बिल आया तो फिर वही मछुआरा बन गया है, फिर पशुपालन के सामने वही बंदे के पास गाय आ जाती है, फिर वही बंदा जो है भैंस लेके आ जाता है, फिर वही जो है किसान बन जाता है, फिर वही फोटो खिंचवा रहा है, फोटो ऑप्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मोदी जी की
घंटों तारीफ हो रही है। तो ये सारा जो है जुगाड़ और सेटअप जो है बन के सामने आ रहा है। और हरिवंश राय जी ने जो उपवास रख लिया है और फिर मोदी जी ने उनकी चिट्ठी शेयर कर दी है ट्विटर पे, और पूरा मतलब एक प्लान्ड चीजें सामने आ रही हो। इतनी ज्यादा सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है हरिवंश राय जी के लिए, जैसे वो मतलब पता नहीं क्या लेटर सपोर्ट कर दिया है और क्या मतलब क्या बड़ा काम कर दिया उन्होंने, किसानों के लिए बिल पारित करके उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, मतलब फ्रीडम फाइटर वाला काम कर दिया गया। इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है, पब्लिक को बताने की कोशिश की जा रही है। और भी मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय जी जो है हमेशा ही ये जो लोग और ये जो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति जी सभी जो है मोदी जी की कृपा दृष्टि अनुकृपा के वजह से अपनी पोस्ट पे विराजित हुए हैं। तो डेफिनेटली वो मोदी जी को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली मोदी जी के हर बिल हर अध्यादेश पे अपनी सिग्नेचर करेंगे, चाहे अध्यादेश हो, बिल हो, चाहे किसी की मर्जी हो, चाहे मर्जी ना हो, किसी का फायदा हो, किसी का नुकसान हो। उनकी पोस्ट जो है और आगे आने वाले सालों में रिपीट हो सकती है, उनका नाम जो है फिर से नामांकन लिस्ट में आ जाएगा। और जब चुनाव होंगे तो फिर से क्योंकि सरकार बहुमत में हमारी चल रही है तो इसका बेनिफिट जो सीधे हरिवंश राय जी को मिला और उनको दोबारा उपसभापति बनने का मौका मिल गया। और इसी तरह से रामनाथ कोविंद जी को भी शायद दोबारा से राष्ट्रपति बनने का मौका मिल जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे इस बारे में थोड़ा पता नहीं है कि क्या अंदरूनी बात है और सच में रामनाथ कोविंद जी अगली बार राष्ट्रपति बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। संविधान के हिसाब से बन भी सकते हैं। तो ऐसी जो है एक तरह की अनुमानित चीजें सामने आती है और फिर वो चीजें जाके सही हो जाती है, सच्चाई जो है सामने आ जाती है और जो लोग सोचते हैं वो हकीकत बन जाता है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। हालांकि लोकतंत्र में ध्वनि मत से उस बिल को पास कराया जाता है जो सालों से डिस्कशन में हो या सालों से जिसके बारे में बात हो रही हो और सालों से जिसके बारे में सभी लोग चाहते हो, जिसमें सबका फायदा हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, वो ध्वनि मत से पास कराया जाता है। जिस कृषक बिल पर इतने ज्यादा मतभेद हो और 8 सांसद हुड़दंग मचा रहे हैं, लिटरली रूल बुक फाड़ रहे हैं, लिटरली चिल्ला चोट हो रही है, माइक तोड़ दिए जाते, तो उनको ध्वनि मत से पास नहीं कराया जाता। ये शायद मोदी जी को भी पता है, मगर मोदी जी तो संसद से ही गायब है तो वो तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो सबसे आसान तरीका है कि मोदी जी संसद, जब भी ऐसी कोई बात होती है मोदी जी संसद से गायब हो जाते हैं। और जो उनके दूसरे शिपा सालार जो उनके बैठा रखते हैं वो, या जो भी उनके एडवाइजर है, जो भी उनके वेलविशर्स है, उनकी पार्टी के वेलविशर्स है, उनके हाथ में कमान आ जाती है, फिर उनका ही बार बार उपसभापति बनते हैं, वही बार बार सब बनते हैं। तो खैर मैं आपको पूरी पिक्चर बताना नहीं चाहती, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर कह रहे हैं। आप टेलीग्राफ को पढ़िए, आप हिंदू को पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। तो अब ये मत बोलिएगा कि मैं नेगेटिविटी फैला रही हूं या मैं नेगेटिव बात कर रही हूं। ना मुझे नेगेटिविटी फैलाने का शौक है, ना मुझे नेगेटिव बात करने का शौक है। मैं वही बात करती हूँ जो बात एक्चुअल में होती है, क्योंकि मेरा काम है और मेरे चैनल का काम है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आपको यही बताना होता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। मैं भी मोदी जी को पर्सनली बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से वो बोलते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका क्या अंजाम होता है, डिस्गाइज में ये किसान क्यों होते हैं, ये किसान कभी अलग अवतार कैसे ले लेते हैं, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे टपरी वाले कैसे बन जाते हैं, फिर वही किसान बन जाता है। मछली पालन के समय जो औरत जो बयान दे रही है वो बाद में उसके बयान कैसे चेंज हो जाते हैं, जब मोदी जी के इंटरव्यू में बयान अलग होते हैं। फिर ये सब चीजें मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा बहुत बार टेलीग्राफ ने कहा या और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ऐसा कहता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, जो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, खुद की डायरेक्शन नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, तो वो दूसरों को फॉलो करता है। लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि वास्तव में हकीकत क्या है, जो मेरे चैनल का उद्देश्य है आप लोगों को बताना। और मैं कोई हिपोक्रेसी में नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं और मैं किसी पार्टी को समर्थन या असमर्थन नहीं करती। कृपया आप इस बात को समझ जाइए। मोदी जी ने भी कहा है अपने बहुत सारे भाषणों में, मोदी जी ने कहा है कि हिपोक्रेसी की भी लिमिट होती है। तो मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि मैं रोज रोज तो इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी बता नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको वही बताऊंगी जो वास्तव में हकीकत है, वास्तव में सच्चाई है। और जो मोदी जी के कमेंट सेक्शंस को बंद किया जा रहा है वीडियोस में, जो जनता की डिसलाइक्स की वजह से उनको इतने सारे डिसलाइक्स उनके वीडियोस पे मिल रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि मोदी जी किसी की राय नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट की बात नहीं सुनी जाती, किसी नेता की बात नहीं सुनी जाती है। तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। संसद भवन में ध्वनि मत के समय राज्यसभा टीवी का बटन बंद हो जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। और भी कई सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन मोदी जी ने जो है भंडारण की लिमिट
बढ़ा दी है। जो हमारा पहला वाला बिल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण बिल, उसमें क्या है कि अब आप कितना भी स्टोर कर लो, आपकी जितनी मर्जी स्टोर कर लो, जब स्टोर हो जाएगी चीजें ऑब्वियसली जब खत्म हो जाएगी मार्केट से, फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी, पब्लिक पागल हो जाएगी, प्याज दो, दाल दो, गेहूं दो, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत जो ज्यादा मिलेगी। और भंडारण किसान तो कर नहीं सकता, आपको सब लोगों को पता है कि भंडारण किसान नहीं कर सकता है। 1955 से पहले जो है भंडारण ऐसे ही होता था, फिर 1955 के बाद में भंडारण को मना कर दिया कि आप भंडारण नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसान भंडारण नहीं कर सकता है तो दूसरे लोग जो उगाते ही नहीं है फसल, तो वो भंडारण क्यों करेंगे, वो फालतू में इतना ज्यादा मुनाफा क्यों कमाएंगे, मुनाफाखोरी क्यों करेंगे। लेकिन मोदी जी का जो पहला बिल आ गया है, पहला किसान का बिल है, उससे बहुत सारे लोग भंडारण करना शुरू कर देंगे और मुफ्त में ही किसानों की गर्दन मरोड़ेंगे, हाथ मरोड़ेंगे और किसानों का पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कम से कम दामों में लेना चाहेंगे किसानों से, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग कर लेंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे वहां पर, किसान तो उगा के दे रहे हैं, वो जा जाके भर रहे हैं, और फिर 4 साल 5 साल के बाद में भंडारण के बाद में वो जाके कहीं चीजें सामने आएगी, चीजें मार्केट में आने लगेगी और उनका जो है कीमत जो है दुगनी है। जहां 30 रुपए किलो है वहां 60 रुपए किलो, जहां 60 रुपए किलो है वहां 120 रुपए किलो, जहां 120 रुपए किलो है वहां पर हो सकता है 200 रुपए किलो आपको वस्तुएं मिले, तो उसमें नुकसान आपका है। मोदी जी के पास में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्याज नहीं खरीद सकते, लहसुन नहीं खरीद सकते। निर्मला सीतारमण जी ने तो ये भी कहा कि मैं प्याज लहसुन खाती ही नहीं हूं, आप समझ रहे हो। और इनकी तो मतलब सारी चीजें जो होती है ऐसा कि हम ये नहीं करते, कल को कपड़े की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए या कपड़ा महंगा हो जाए तो कहेंगे हम कपड़े भी नहीं पहनते। तो खैर ये तो बात की बात है, ये तो मजाक की बात है, लेकिन लिमिट की भंडारण लिमिट होनी चाहिए। और अगर ये आपने भंडारण लिमिट हटा दी है तो किसान कहीं ना कहीं किसान की गर्दन मरोड़ी जा रही है। आप बात मान के चलिए, किसानों की मौत है, निश्चित है। अभी 50,000 किसान मर रहे हैं, कल को आप देखिए अगले साल से 1 लाख किसान मरने लगेंगे, उसके अगले साल से आप देखेंगे 2 लाख किसान मरने लगेंगे। किसानों के मरने से वैसे भी तो मोदी जी की पॉकेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी नेता की पॉकेट को क्यों फर्क पड़ेगा। किसान थोड़ी ना ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो जाके किसी भी पार्टी को जाके पैसा दे रहा है। खैर, फिर मूल्य आश्वासन पे बंदोबस्त जो है उसमें ऐसा होता है कि मूल्य आश्वासन पे बंदोबस्त है, अगर किसी की भी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में किसान या कॉन्ट्रैक्टर दोनों में से किसी की भी नीयत खराब हो रही है, फसल की कीमत कम ज्यादा हो रही है, उस केस में अगर कहीं शहर में बैठा हुआ बंदा जा रहा है, डीएम के पास में जा रहा है या किसी के पास में लड़ाई हो रही है, पंगे हो रहे हैं और कहीं जाके लड़ाई करनी है, कोर्ट में जाके लड़ाई करनी है, तो पैसे तो किसान के पास है ही, तो किसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, अच्छा वकील हायर नहीं कर सकता है, डीएम किसान के साइड से नहीं रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसमें भी किसान का ही नुकसान है। क्योंकि अगर लड़ाई हो जाती है मूल्य आश्वासन बंदोबस्त सुविधा में, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करना ही क्यों है जिसमें हमारे किसान कंफर्टेबल नहीं है, बेचारों के पास पैसे नहीं है, वो तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कमाते 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम कर रहा है, उसको क्यों इतने झंझटों में फंसा रहे हैं। तो यही तो सारे नेता कह रहे हैं कि क्यों किसानों को झंझटों में फंसाया जा रहा है, किसान क्यों इतने झंझटों में अटका हुआ है, क्यों उसको ऐसे मूल्य आश्वासन बंदोबस्त सुरक्षा अधिनियम इतने बड़े बड़े बिल उसको कहां समझ में आते हैं। बेचारा अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता शहर में आके वो किसी आईटी कंपनी में काम ना कर लेता, किसी विप्रो या किसी इंटेल कंपनी में, एनआईटी में कहीं जॉब नहीं कर लेता वो। लेकिन नहीं, किसान तो अनपढ़ है, वो तो बेचारा अपनी दो टाइम की रोटी कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसको आप कमाने नहीं दे रहे हो। दुनिया भर के आप तीसरा आप नियम ले आए, कृषि उत्पादन और वाणिज्य अधिनियम, उसमें आप बोलो मंडी खत्म कर दो, किसान जाके अपना खुद का ग्राहक खुद ढूंढेगा किसको जाके बेचना है। अब वो उसको आप घर में अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी घर की प्रॉब्लम देखेगा, अपनी खेती की प्रॉब्लम देखेगा, कहीं पर सड़न लग रही है, कहीं पर कीड़ा लग रहा है फसल को वो देखेगा, या जाके फसल कटाई के समय वो जाके खुद अपना ग्राहक ढूंढेगा, उसको अपना ग्राहक खुद ढूंढना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोग किसान मजबूर हो जाएंगे कम में बेचने के लिए अपनी फसलों को, क्योंकि उनको अपना ग्राहक बहुत मुश्किल से मिलेगा। और मंडियां उसमें बंद हो जाएगी। मंडियां क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जब मंडी को खत्म करने के लिए आपने कहा कि कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, किसी भी मंडी में चले जाओ, तो जहां पर लोगों को कंफर्टेबल लगेगा लोग उसी मंडी में जाएंगे, सारी मंडियों में नहीं जाएंगे। किसी भी मंडी में कोई भी चला जाएगा, किसी के पास लाइसेंस होगा तो भी वो जा सकता है, लाइसेंस नहीं होगा तो भी पैन कार्ड दिखा के चला जाएगा। तो मंडियों की तरफ पहुंच बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी लोगों की। फिर कुछ मंडियां जो है वो खत्म हो जाएगी। जो मंडियां खत्म हो जाएगी इस पूरे कारोबार में, तो वो उस मंडियों से सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार बोलेगी मंडी पे लॉक मार दो। मंडी पे लॉक लगने से किसान फिर परेशान, फिर हर बार नया ग्राहक ढूंढ रहा है, पुराना ग्राहक फिर चला गया उसका। तो ऐसे करते करते किसानों का जो काम है, वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसानों को जो रिटर्न्स है वो नहीं मिल पाएंगे, और इस तरह से किसान हर तरीके से परेशान हो जाएगा। चाहे वो भंडारण
की लिमिट उसकी है नहीं, आपको पता है लोग भंडारण कर लेंगे। लड़ाई हो गई, वो जाके लड़ेगा नहीं शहर में, कोर्ट का खर्चा देगा नहीं, वकील का खर्चा देगा नहीं, डीएम को जानता नहीं है, शहर की गली कूचे जानता नहीं है, शहर का मार्केट जानता नहीं है, शहर के ऑफिस जानते नहीं है। हम बॉम्बे में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता यहाँ पे कलेक्ट्रेट कहाँ है, यहाँ पे कोर्ट कहाँ है, खुद ढूंढना पड़ता है। किसान बेचारा शहर में आके कैसे ढूंढेगा लड़ाई होने के केस में। फिर तीसरा है कि आप जाके डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, मंडियां खत्म कर रहे हो, मंडियों से टैक्स नहीं मिलेगा, आप मंडी खत्म कर दोगे, किसान जाके अपना ग्राहक खुद ढूंढे, किसान जाके ये खुद कर ले, वो खुद कर ले। किसान को बीज जो है कॉन्ट्रैक्टर देगा, सरकार ने किसान की क्वालिटी बीज देना बंद कर दिया है, किसान की क्वालिटी फसल लेना बंद कर दिया है। सब कुछ अगर बिजनेसमैन ही करेगा तो फिर किसान को फायदा क्यों देगा? वो कोई भी बिजनेसमैन किसी किसान को फायदा क्यों देगा? वो अपनी कंपनी चलाएगा, अपनी कंपनी रन करेगा, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देखेगा या किसान को सैलरी देगा? तो किसान को पैसा देगा, मुनाफा देगा। आई मीन टू से सैलरी से मतलब मुनाफा। तो ये सारी चीजें जो निकल के सामने आ रही है, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेके हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दिया। दुष्यंत चौटाला जी की भी पार्टी पे, जनता पार्टी पे भी काफी जोर आ रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां जो किसानों की ही बनी हुई पार्टियां हैं, किसी के बाप दादाओं से किसानों की पार्टियां बनी हुई है। और जो चिटूनी साहब जो अभी आंदोलन चला रहे हैं और बेंगलुरु तक ले गए, उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वंडरफुल काम वो कर रहे हैं किसानों के साइड में खड़े होकर, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की साइड से कोई खड़ा नहीं होता, किसानों की बात कोई सुनता नहीं। हमारे देश में गरीबों की बात कोई नहीं सुनता, कोई गरीबों की पुकार नहीं सुनता। किसान यही सोचता है बेचारा कि सरकार ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए जो है ये सारे नेता और सारे सोशल वर्कर जो है, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो है किसानों के साथ में खड़े होकर किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। किसानों के सपोर्ट में खड़े उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को नहीं पता, लेकिन ऐसे सोशल वर्कर जो चिटूनी साहब टाइप के हैं वो बहुत ज्यादा वंडरफुल काम कर रहे हैं। इस तरह के नेताओं की हमारे देश में जरूरत है, जो किसानों का वास्तव में दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हम लोग खाना खाते रहे, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। हमारे अन्नदाताओं ने काम किया था, कर रहे थे लॉकडाउन में भी, इसलिए हम लोग खाना खा पा रहे थे। हमारे पास सब्जी आ रही थी, हमारे पास फ्रूट्स आ रहे थे, हमारे पास में वेजिटेबल्स और भी दूसरी चीजें जो अनाज है आ रहा था, प्याज टमाटर मूली आ रही थे, क्योंकि किसान हमारा काम कर रहा था। किसान काम करता है, तो ये चीजें निकल के सामने आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये सारी बातें तो कोई करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी मीडिया चैनल, न्यूज चैनल इस बात को चलाता ही नहीं। रिया दीपिका कंगना सब यही चला रहे हैं, सुशांत फलाना ये ढिमाका, मतलब कोई मतलब ही नहीं है किसानों की हालत क्या हो रही है। हमारा अन्नदाता ही जब मर जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, किसी को कोई पड़ी नहीं है। कोई न्यूज चैनल या कोई भी न्यूज पेपर जो है पूरी तरह से इस खबर चलाने से किनारा कर लेता है। उनको अच्छा नहीं लगता कि अच्छी खबरों को चलाया जाए। खैर, आज के लिए इतना ही। और एक और बात जाते जाते बता दूं कि कंगना रनावत मैडम जो क्वीन है बॉलीवुड की, नकली झांसी की रानी, उनका जो हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि जब कल पूरा मामला था तो उनके फेवर में जो है फैसला आ रहा है, बीएमसी के अगेंस्ट में फैसला आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पड़ोसी का भी घर इसी तरह से बना हुआ है। तो हाईकोर्ट ने यही पूछा है बीएमसी से कि क्या उसका घर नहीं तोड़ा? पता नहीं मनीष मल्होत्रा कौन है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता उनके पड़ोसी कौन है। तो ये चीजें सामने निकल के आ रही है। तो खैर, मामला दिलचस्प होगा, दिलचस्प कार्रवाइयां होगी और देखने लायक बात होगी। मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। ऐसे ही आप मेरा चैनल देखते रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। और आप हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही वो वीडियो फौरन आपके पास पहुंच जाए और आप फौरन उस वीडियो को देखिए। आप मेरे वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा जरूर फायदा हो सकता है पता नहीं। लेकिन मुझे अपने आप को अपडेट करना अच्छा लगता है। मैं भी आपको अपडेट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये वार्तालाप कर रही हूँ। आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में दे दीजिए।